बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, आपका बायोलॉजी टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर का जो हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 15, उसके जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ। याद रखिएगा, मैंने जब पूरा चैप्टर आपको करवाया 14 लेक्चर के अंदर, तो मैंने साथ साथ बता दिया था कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा जो है वो एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे बता दूंगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी साथ आज आपके क्या करते हैं जी, शेयर करते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQs। द रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज़ कॉल्ड। तो बॉडी के अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसको बैलेंस करना क्या कहलाता है। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जब होम्योस्टेसिस पढ़ा तो हमने कहा बॉडी को एडजस्ट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो होम्योस्टेसिस है। अब जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस की जा रही है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन होती है, और जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है तो वो क्या होता है, वो थर्मो रेगुलेशन होता है। और दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो कहा जा रहा है द रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो वाटर की जब कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल की जा रही है तो डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर एज ऑस्मो रेगुलेशन, और अगर टेम्परेचर की बात हो रही होती तो वो आपके पास क्या होता, थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड MCQs की तरफ। अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट देन सेल इज कॉल्ड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो सेल की निस्बत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ज़रा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो या तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, या वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या उसका क्या होगा, सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट। तो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे हमारे पास सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। और अगर आपके पास ऐसा हो कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बैलेंस हो, सेम हो विद रिस्पेक्ट टू सेल, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, आइसोटोनिक। तो यहाँ उसने कॉन्सेंट्रेटेड बोला है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है जी थर्ड MCQs। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, अमीबा एंड पैमेशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय द स्ट्रक्चर। तो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह हो गए या पैमेशियम वगैरह हो गए, इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपने पढ़े थे। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, जितना भी एक्सेस वाटर जो है वो सेल के अंदर आता रहता है उसको ऑब्जॉर्व करते रहते हैं और बाद में कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो आंसर होगा जो कि इन्वॉल्व होंगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट द डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर इन वेरियस एनिमल, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नाउन एज। तो आपने पढ़ा था जो आपके पास कैमल वगैरह थे या कैंगरू रैट थे वो क्या करते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करते हैं जी, सर्वाइव करते हैं बगैर पानी पिए, और वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड यूज़ करेंगे ताकि वो ब्रेक होकर मेटाबॉलिज्म से क्या पैदा करे, वाटर वगैरह पैदा करे। तो वो कंडीशन जिसमें वो एक लंबे अरसे तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं उसे, उस डिहाइड्रेशन की कंडीशन को हमने किसी ज़माने में नाम दिया था एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है जी। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या बनता है, बीटा ऑप्शन विच इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। तो फोर्थ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ वाला, द प्लांट विच सिक्रीट वेस्ट कंपाउंड इनटू सॉइल यूजिंग देम एज ए केमिकल वेपन्स अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट। तो सॉइल के अंदर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं जी, अपनी रूट्स वगैरह के से केमिकल रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल दूसरे प्लांट्स वगैरह को या दूसरे जो हमारे पास वहाँ पे पेस्ट वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए हमने बोलते हैं कि ये केमिकल वेपन्स के तौर पे इन केमिकल्स को यूज़ करें। तो वो हमारे पास कॉनिफर थे। एक्सक्रीशन इन प्लांट का आखिरी जो था वो पैराग्राफ था, तो ये आपके पास जो है वो बनता है कॉनिफर प्लांट्स। नेक्स्ट है जी सिक्स, द केमिकल्स विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द यूरिया टू सम फिशेज। तो हमने पढ़ा था जो हमारे पास
कार्टिलेजिनस फिशेस थी, ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करती हैं जी, यूरिया वगैरह स्टोर कर लेती हैं ताकि वो अंदर वाली इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक शो कर सकें, ताकि जो है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो उससे बचाने के लिए वो अपनी बॉडी में TMO कंपाउंड रखे हुए थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेथैलामीन ऑक्साइड। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है जी 6 का। द नेक्स्ट वन इज 7, द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इन द एनिमल इज। तो आपको याद होगा जब प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड को आप ब्रेक करते हो तो उससे आपके पास क्या बनता है, अमाइनो ग्रुप बनता है। अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये मोस्ट टॉक्सिक और ज़्यादा सॉलेबल होता है इन द प्लाज्मा, तो इसे फ़ौरन कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल बाय द लीवर इनटू यूरिया, और यूरिया जो है फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिक एसिड। अमोनिया को रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिया को उससे कम और यूरिक एसिड को सबसे कम। सो जो मोस्ट टॉक्सिक आपके पास कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है जी, अमोनिया होता है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास यहाँ आंसर बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 8th, the tubular excretory system ending in the flame cell is characteristics of। तो हमारे पास जो ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि फ्लेम सेल की बिहाफ पे ख़त्म होता है, तो आपने 4 तरह की जो है वो पढ़ी थी एनिमल में एक्सक्रीशन। एक आपने पढ़ी थी हाइड्रा के अंदर, एक आपने पढ़ी थी प्लेनेरिया के अंदर, एक आपने पढ़ी थी कॉकरोच के अंदर, और एक आपने पढ़ी थी अर्थवर्म के अंदर। तो उसमें जो प्लेनेरिया था हमने पढ़ा था, उसके अंदर 2 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होती है जिन्हें कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और वो लेटरल साइड पे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं विच आर ब्लाइंड डक्ट्स। उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते थे, फ्लेम सेल। तो ये बेसिकली करैक्टर जो है वो किसका है, हमारे पास प्लेनेरिया का, और वो बाय नेचर क्या होता है, फ्लैट वर्म, यानी प्लेटी हेलमंथीस से उसका ताल्लुक था। तो फ्लैट वर्म में होता है जी प्लेनेरिया के अंदर। द नेक्स्ट वन इज 9, मैलिपीजियन ट्यूब्यूल रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम। सो मैलिपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो इंसेक्ट के अंदर होती है। कॉकरोच आपने पढ़ा था तो आपने कहा था कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जहाँ पे मिडल ख़त्म हो रही है और हाइंड गट शुरू हो रही है, वहाँ से मैलिपीजियन ट्यूब्यूल निकलती हैं जो कि ब्लाइंड डक्ट है, और वो जाती हैं हीमोलिम्फ के अंदर, और वहाँ से वेस्ट कलेक्ट कर करके किस में डालती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में डालती हैं। अब वो जो मैलिपीजियन ट्यूब्यूल हैं ये वेस्ट कहाँ से ला रही हैं, ये हीमोलिम्फ से ला रही हैं। और हीमोलिम्फ क्या होता है, याद रखिएगा, ये कॉकरोच का या इंसेक्ट का क्या होता है, ये ब्लड होता है, और इसमें जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, और पिगमेंट वगैरह भी इसमें नहीं होता। तो ये आपके पास हीमोलिम्फ था एक्टिंग एज ए ब्लड। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10th, बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ। तो जब आपने फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की रीसाइकलिंग की जाती है, तो जो हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसको लीवर क्या करता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करके एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसे आप क्या बोलते हो, बिलिरुबिन कहते हो। और वो बाइल जूस जब रिलीज़ होता है तो उसकी बिहाफ पर इसे ड्यूडिनम में भेज दिया जाता ताकि फैकल मटेरियल से इसको क्या कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। तो बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स थे और बाइल साल्ट से, वो जो बाइल पिगमेंट है वो बिलिरुबिन होता है जो कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है। सो ये आपके पास ऑप्शन बनेगी बीटा ऑप्शन विच इज़ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है जी, 1 molecule of the urea is formed in the liver from the 2 molecules of the ammonia and 1। तो अगर आपको यूरिया साइकिल याद हो तो यूरिया साइकिल के अंदर हमने पढ़ा था 2 आपके पास कौन इन्वॉल्व होते हैं जी, अमोनिया इन्वॉल्व होते हैं, और साथ एक कार्बन डाई का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक कार्बन डाई यूज़ होनी है। चार्ली ऑप्शन आपके पास इसका बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ। तो डिटॉक्सिफिकेशन करना, चाहे वो मसाला जात वगैरह है या कोई पेस्टिसाइड आपके जो थी वो वेजिटेबल के अंदर थी वो आपकी बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, या कोई और टॉक्सिक मटेरियल है, इन सब की डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला काम जो है वो लीवर कर रहा होता है। आपने लीवर का होम्योस्टेटिक फंक्शन पढ़ा था तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन की एक हेडिंग भी पढ़ी थी। तो ये काम जो है वो हमारे पास कौन करता है, लीवर करता है जी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट बैक टू द किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब याद रखिएगा जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो याद रखिएगा पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन एक हार्मोन की प्रेजेंस में ये क्या बन जाती है, परमिएबल बन जाती है, यानी ये पानी देना शुरू कर देती है, यहाँ से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन शुरू हो जाती है। और वो कौन सा होता है, ADH।
ADH जिसे आपने कहा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये जाता है कोलेक्टिंग डक्ट और वहाँ से मैक्सिमम वाटर की क्या करवाता है, रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। तो आंसर आपके पास बनता है जी चार्ली, ADH। नेक्स्ट है जी आपके पास 14, द कप शेप इनर एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा, एक था रिनल कॉर्पिसल और एक था रिनल ट्यूब्यूल। रिनल कॉर्पिसल के फर्दर हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक हमने कहा था जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, इसे आपने ग्लोमेरुलस कहा था, और उसकी सराउंडिंग में जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बूमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो उसने बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर का ही नाम पूछा है, तो वो आपके पास क्या होगा, बूमेन्स कैप्सूल होगा। बीटा ऑप्शन आपके पास जो है वो बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 15, द सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी इज नाउन एज। तो आपको याद होगा किडनी के हमने दो साइड्स पढ़ी थी, एक कनकेव साइड पढ़ी थी और एक कन्वेक्स साइड पढ़ी थी। जो कनकेव साइड थी हमने कहा था वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जहाँ से रिनल पैल्वस निकल रही होती है, रिनल आर्टरी निकल रही होती है, रिनल वेन्स जो है वो होती हैं, उस डिप्रेशन को हम हाइलस कहते थे। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, किडनी की। नेक्स्ट है जी आपके पास 16, with each cardiac beat kidney receive -% ऑफ द ब्लड। तो आपको याद होगा जब आपने किडनी का इंट्रोडक्शन शुरू किया था तो हमने कहा था कि जो इसका वेट है वो लेस देन 1% है एज कम्पेयर टू द बॉडी, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हर कार्डिक साइकिल का 20% ब्लड कौन रिसीव करती हैं, किडनीज रिसीव करती हैं, दोनों किडनीज रिसीव करती हैं। तो हमारे पास जो है वो हर कार्डिक साइकिल का जो है रिसीव होना होता है वो कितना होना होता है जी, 20% किडनीज को रिसीव होना होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास लिथोट्रिप्सी इज नॉन सर्जिकल टेक्निक यूज टू ब्रेक अप एंड रिमूव द स्टोन दैट फॉर्म इन दी। तो लिथोट्रिप्सी हमने कहा था बेसिकली एक ऐसा मेथड था जब आपकी बॉडी में स्टोन बन जाता है आपकी किडनीज के अंदर या यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, तो वो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने जो थे वो एक्सरेज वगैरह यूज़ करते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके छोटे छोटे सैंड पार्टिकल में बनाकर यूरिनेशन से बाहर रिलीज कर देती थी, उसे हमने कहा था लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी जो है वो स्टोन ब्रेक करती हैं, किडनी का, यूरेटर का, गॉल ब्लैडर का, तो सब का करती हैं जी। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। द नेक्स्ट वन इज 18, animals who are capable of varying degree of the endothermic heat production but generally do not regulate their temperature are called। तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म। हमने पढ़ा था एंडोथर्म वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से हीट पैदा करते हैं और उसको यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और एक्टो वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं लेकिन वो बड़ी माइनर क्वांटिटी में, ज़्यादातर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से हीट लेके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और जो हेट्रोथर्म थे हमने कहा था दे आर बाय नेचर एंडो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं व्हेन दे विल बिकम अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको ह्यूमिंग बर्ड की एग्जांपल दी थी, तो वो आपके पास हेट्रोथर्म बाय नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो उसने कहा कि होंगे एंडो बट दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो वो आपके पास क्या होंगे, हेट्रोथर्म होंगे। चार्ली ऑप्शन बनता है। द नेक्स्ट वन इज 19, sebum excreted from the sebaceous gland on or skin protect from। तो जो हमारी बॉडी में सीबम पैदा किया जाता है जिसे आप ऑयल ग्लैंड से निकलता है, सबइशियस ग्लैंड जिसे आप ऑयल ग्लैंड कहते हो, वहाँ से जो सीबम निकलता है, याद रखिएगा वो आपकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाता है जिसका काम होता है माइक्रोब्स की इन्वेजन को रोकना। ये माइक्रोब्स को जो है वो क्या करता है, यहाँ से पेनिट्रेट स्किन से होने नहीं देता। सो ओवर हीटिंग से, ओवर कूलिंग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सनलाइट से, तो डेफिनेटली जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा होता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज 20, द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड सेल्स एंड पैथोजन ड्यूरिंग द डिजीज इन्फेक्शन। तो अगर आपको याद होगा आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था जो कि था पायरेक्सिया, उसके अंदर हमने बात की थी जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाए, वायरस आ गया आपकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त आपकी बॉडी क्या करती है, ल्यूकोसाइड यानी WBCs की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे आप पायरोजिन कहते हो। वाइट ब्लड सेल्स रिलीज कर देंगे या पैथोजन रिलीज कर देंगे। ये पायरोजन क्या करेगा, जाकर हाइपोथैलेमस पे अटैक करेगा और सेट पॉइंट को डिस्प्लेस कर देगा और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। और वो जो केमिकल जो है वो पैदा कर रहा है वो आपके पास है पायरोजिन।
तो यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है तो वो आपके पास होगा पायरोजिन, और अगर स्टेट की बात की जाती तो वो होती है पायरेक्सिया, जिसे आप नॉर्मली फीवर भी बोलते हो। नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन थ्रू हार्मोन इज। जब हार्मोन इन्वॉल्व हो जाते हैं हीट प्रोडक्शन में, तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास एंडोथर्म होते हैं उनमें जो हीट की प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है थर्मोजेनेसिस पे। और थर्मोजेनेसिस आपके पास दो तरह का था, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। अगर तो मसल्स इन्वॉल्व हो जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट तो उसे आपने कहा था शिवरिंग, और अगर हार्मोन इन्वॉल्व हो जाए तो उसे आपने क्या कहा था, नॉन शिवरिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो बनती है वो क्या बनती है जी, नॉन शिवरिंग बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 22, मोस्ट लैंड मैमल रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड बाय राइजिंग देयर। तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जी, बड़ा कूल टेम्परेचर हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी पे फर को हमेशा क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि वो इंसुलेटर का काम करें और बॉडी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो लो टेम्परेचर है उससे बच जाए और बॉडी के अंदर वाले हीट अंदर क्या रहे, कंजर्व रहे। तो डेफिनेटली फर को क्या किया जाएगा, उनको इंक्रीज भी किया जाएगा और उनको राइज भी किया जाएगा ताकि गूस बम्प्स किए जाएं। सो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास वेरी थिक लेयर ऑफ द इंसुलेटिंग फैट laying जस्ट बीनीथ द स्किन कॉल्ड ब्लबर इन। तो वेल्स जी बिल्कुल वेल के अंदर होती है, बैट्स के अंदर नहीं होती, वेल और सील दोनों के अंदर होती है। और आपने पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अंदर वाली हीट को कंजर्व रखा जाए और बाहर वाला जो लो टेम्परेचर है वो बॉडी को क्रॉस ना कर पाए। सो नेक्स्ट है जी आपके पास 24, द evaporative कूलिंग इज accomplished in bats by the using saliva। सो saliva यूज करते हैं जी बॉडी से हीट को लॉस करने के लिए, और साथ आपने पढ़ा था यूरिनेशन करते हैं, यूरिन वगैरह को रिलीज करते हैं ताकि बॉडी की हीट को बॉडी से क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। तो नेक्स्ट आपके पास जो बनता है वो चार्ली बनता है जी, यूरिन। आई जी नेक्स्ट इसके मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको गाइड करता चलूँ और उनके आंसर जो हैं वो सारे लेक्चर अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको उनके आंसर्स भी बड़े इजीली वहाँ से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन। पहले लेक्चर के अंदर ही जो था वो इसको डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस्ड अ सेल इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो दूसरे लेक्चर के अंदर ये जो था वो डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पे मैंने कहा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी बोल सकता है कि अगर आपने हाइपर में रखा है तो क्या होगा और हाइपो में रखा है तो क्या होगा। तो आपको पता है दो ही तो काम होते थे, या तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, प्लाज्मोलाइसिस स्टेज में ले जाएगा, या वो अपने आप को क्या करेगा, टर्जिड स्टेट में ले जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर ऑस्मो कन्फर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। अडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है जी डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस। ये आपने एनिमल्स के अंदर पढ़ा था जो ज़ेरिक कंडीशन में यानी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह रहे होते हैं, तो वो जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड पानी पिए बगैर जो है वो सर्वाइव करते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड यूज़ करते हैं, जिसमें आपने कैंगरू रैट और कैमल की एग्जांपल दी थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सक्रीटोफोर, एक्सक्रीशन इन प्लांट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लीफ जो है वो अपने अंदर क्या करते हैं, वेस्ट को अकेमुलेट कर लेते हैं और जैसे ही ऑटम सीजन आता है तो ये अपने आप को गिरा देते हैं और इस तरह प्लांट जो है वो क्या करता है, अपने वेस्ट से अपने आप को छुटकारा ले लेता है। 7, स्केच यूरिया साइकिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डिफाइन डी अमाइनेशन, डिफाइन फ्लेम सेल, डिफरेंस बिटवीन अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो ये आपका किडनी से जो है वो रिलेट है। डिफाइन वैजा रेक्टा, जो आपने कहा था सिर्फ और सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर होती है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग, ये आपने थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स के अंदर पढ़ा था, जो हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है इन एंडोथर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, डिफाइन बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो थर्मो जेनेसिस शुरू करने से पहले जो प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर जब आपने पढ़ा था थर्मोरेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मैमल्स, तो उसमें जो था पहले हमने अडेप्टेशन पढ़ी थी कि कौन कौन सी अडेप्टेशन वो यूज़ करते हैं ताकि हीट को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए या लॉस किया जाए। सो नेक्स्ट डिफाइन ब्राउन फैट एंड ब्लबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये थर्मोरेगुलेशन इन मैमल के अंदर आपने पढ़ा था। डिफाइन हीट शॉक प्रोटीन, ये आपने थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट में पढ़ा था और ये जो अडेप्टेशन थी वो थी अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ADH
ये आपने जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है उसके अंदर ये पढ़ा था। डिफाइन लिथोट्रिप्सी, ये नॉन सर्जिकल मेथड है किडनी स्टोन को क्या करने का, रिमूव करने का। डिफाइन हीमोडायलिसिस, जब किडनी ख़राब हो जाए, फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम क्या करते थे, नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियली रिमूव करते थे, उसे डायलिसिस कहते हैं। वो दो मेथड से होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट है जी डिफाइन एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हिट्रोथर्म। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने थर्मो रेगुलेशन इन मैमल से पढ़ा था, तो उससे पहले हमने ये वाली टर्म्स अच्छे तरीके से पढ़ी थी। एक्टोथर्म क्या होते हैं, एंडोथर्म्स क्या होते हैं और हिट्रोथर्म्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो भी आपसे शेयर हो गए, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको गाइड कर दिए। चैप्टर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।